मिश्राज आईएएस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात कर रहे हैं और पिछले दो वीडियोस में आप लोगों ने देखा कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत चार प्रमुख विशेषताओं को हमने विस्तृत रूप से आपके सामने रखा, जिनमें सबसे पहली विशेषता ये थी कि जो भारत का संविधान है वो बहुत ही व्यापक है, लिखित है, यानी लेंथीएस्ट एंड द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक के अंतर्गत हमने देखा कि जो भारत का संविधान है वो विश्व के बहुत सारे दूसरे संविधानों से मिलकर, बहुत सारे दूसरे संविधानों से हमने उन विशेषताओं को लिया है और फिर उसे बनाया है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक के अंतर्गत हमने देखा कि भारत का संविधान रिजिडिटी भी उसमें मौजूद है और फ्लेक्सिबिलिटी भी मौजूद है। उसके बारे में भी विस्तृत रूप से देखा कि कैसे रिजिडिटी है और कैसे फ्लेक्सिबिलिटी है। और चौथा जो कैरेक्टरिस्टिक हमने देखा था उसमें हमने पढ़ा कि भारत का जो संविधान है उसमें फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम दोनों का ये मिला जुला रूप है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है जिसमें हमको संविधान इतना विस्तृत और व्यापक है, उनकी विशेषताओं को संक्षेप में हम यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका फायदा ये होगा कि जब हम इन्हीं टॉपिक को ब्रॉड वे में पढ़ने जाएंगे, विस्तृत वे में पढ़ने जाएंगे, तो ये जो हमारा आधार है समझने का, ये जो हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ समझा है, उससे हमें आसानी हो जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन को समझने में। जैसे पिछली क्लास में हम लोगों ने भारतीय संविधान के बारे में बात की थी कि ये फेडरल भी है और यूनिटरी है। तो वहां पर हमने एक्सप्लेन किया था, आपको कुछ स्टेटमेंट बताए थे कि भाई देखिए केसी हुयर ने क्या कहा, तो मॉरिस जोन्स ने क्या कहा, और आपको बताया था कि ग्रेनवेल ऑस्टिन ने क्या कहा। जैसे केसी हुयर ने कहा था कि जो भारत का संविधान है इट्स फॉर्म यूनिटरी, इसका जो स्वरूप है वो एकात्मक है, लेकिन ये एक मिनट, ये हमने आपको बताया था फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। किसने कहा था? ये केसी हुयर ने। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट है जब आप ब्रॉडर वे में पढ़ने जाएंगे तो यही स्टेटमेंट आपको यूपीएससी में मिल जाएगा कि इसे आप एक्सप्लेन करिए कि भारत का संविधान फेडरल इन फॉर्म है, यानी कि जब आप उसकी संरचना को देखते हैं तो वो फेडरल है, यानी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। लेकिन जब आप गहराई से देखते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो आपको मिलता है कि उसकी जो भावना है, आंतरिक जो भावना है, जो सोच है, वो यूनिटरी है। यानी कि हर परिस्थिति के लिए हमारा संविधान हमें आगाह करता है। संकट की परिस्थिति में अगर इमरजेंसी कंडीशन है तो यूनिटरी है, और सामान्य परिस्थिति है तो फेडरल है। तो इस तरह से हमारे संविधान की कैरेक्टरिस्टिक को अगर हम समझ जाते हैं तो हमें संविधान के बहुत सारे आर्टिकल्स और बहुत सारी जो विशेषताएं हैं उनको समझने में मदद मिलेगी। तो आज के क्लास में हम सीधे चलते हैं, बात करेंगे कि हमारे संविधान की एक प्रमुख विशेषता है द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब इसके ऊपर अगर चर्चा करते हैं, देखिए क्या क्या चीजें हमें निकल के आती है। भारत का जो संविधान है ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करता है, यानी भारत के संविधान में संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया गया है। तो ये बात दिमाग में रखना है कि भारत की जो शासन प्रणाली है, गवर्नमेंट सिस्टम है, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम पर आधारित है। अब यहीं पर एक और चीज निकल के आ जाती है, तो क्या दूसरे तरह के भी गवर्नमेंट सिस्टम हो सकते हैं? तो देखिए इसके पहले पॉइंट में हमने बताया है कि भारत का जो संविधान है उसको बनाने के लिए हमारे पास दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक मौजूद थे, एक ब्रिटेन का और दूसरा यूएसए का। तो ब्रिटेन की जो कैरेक्टरिस्टिक थी, ऑप्टेड फॉर द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रादर देन अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम, यानी अमेरिका का जो सिस्टम था वो क्या था? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और ब्रिटेन का जो सिस्टम था वो क्या था? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो भारत में क्या अपनाया गया? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ब्रिटेन, इसीलिए हम जब उसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं या फॉरेन सोर्सेज देखते हैं तो हम बताते हैं कि भारत का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो हमने ब्रिटेन से लिया है। तो यहां पर ये बात स्पष्ट हो गई कि जब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उनके पास विश्व के दो एस्टैब्लिश्ड
जो ऑर्गेनाइजेशन थे, एस्टैब्लिश कंट्री थे, जो डेवलप्ड कंट्रीज थे, उनकी विशेषताएं मौजूद थी। उनमें ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री सिस्टम भी सामने था और अमेरिका का प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी सामने था। लेकिन जब भारत में शासन प्रणाली को अपनाया गया, गवर्नेंस सिस्टम को अपनाया गया, तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया गया। अब दिमाग में ये आता है कि ऐसा क्यों किया गया होगा, क्यों नहीं हमने प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अपनाया। अभी भी कई बार इस बात की चर्चा होती है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है ये पार्लियामेंट्री सिस्टम से बेहतर है। कभी अलग अलग तरह के विचार इन पर आते हैं। तो ज्यादा विस्तृत तो देखिए जब ये टॉपिक जाएंगे, हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ेंगे डिटेल में, वहां बताएंगे। लेकिन यहां पर आपको इतना बता दें कि भारत के इस संविधान को बनाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो संविधान सभा थी, उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर विचार किया और भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति, जो डाइवर्स कल्चर है, बहुत सारे जो हमारी सांस्कृतिक विशेषता है, इसके अलावा अलग अलग क्लासेज हैं, अलग अलग वर्ग के लोग हैं, इसके अलावा जो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, भौगोलिक विविधता है, उन सब बातों को ध्यान में रख के लोगों का सबका रिप्रेजेंटेशन पहुंचना चाहिए। सभी लोगों का, अलग अलग कम्युनिटी का भी पहुंचना चाहिए, अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया से भी लोगों का रिप्रेजेंटेशन पहुंचना चाहिए। तो यह महसूस हुआ कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर बनाएंगे तो इससे हम ज्यादा लोगों को ज्यादा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंटेशन दे पाएंगे। इसीलिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम की जगह उन्होंने पार्लियामेंट्री फॉर्म को ही प्रीफर किया। तो इस तरह से पार्लियामेंट्री फॉर्म को अपनाया। और एक बात देखते हैं, अब जब पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया तो इसके पीछे एक और कारण हमने बताया कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, इसका जो प्रिंसिपल है, इसका जो सिद्धांत है, वो क्या है? तो प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स। अब देखिए ये बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही सब आपके जो कॉन्सेप्ट को डेवलप करेगा, आपका जो समझ है उसको यही विकसित करेगा। ये जो समझ आप यहाँ डेवलप कर लोगे, ये आगे के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने में मदद करेगा। कैसे? तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव मतलब क्या हुआ? जो हमने जो संसद बनाया, यानी लोकसभा बनाया, राज्यसभा बनाया, यानी कि जो हमने लोअर हाउस या और अपर हाउस बनाया, ये लेजिस्लेटिव हो गया, लेजिस्लेटिव। और एग्जीक्यूटिव कौन हुआ? उसी लेजिस्लेटिव में से जो सरकार को चलाने के लिए जो हमने प्रधानमंत्री, कैबिनेट, मंत्री, ये एग्जीक्यूटिव हो गए। तो हमारा जो सिस्टम है पार्लियामेंट्री सिस्टम, उसमें कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन रहता है, यानी कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव मतलब संसद, पार्लियामेंट, और एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नमेंट, यानी कि कैबिनेट, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इनके बीच सहयोग भी होता है और कोऑर्डिनेशन भी होता है। कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? तो देखिए हमारी जो संसद होती है, पार्लियामेंट, जैसे सरकार जब कोई भी कानून बनाने जाती है और कानून का जब प्रस्ताव तैयार करती है, तो उसको पारित करने के लिए उन्हें कहां ले जाना पड़ता है? संसद के पास, यानी लोकसभा में ले जाना पड़ेगा, राज्यसभा में ले जाना पड़ेगा, राष्ट्रपति के पास ले जाना पड़ेगा। अपनी मर्जी से कोई कानून एग्जीक्यूटिव यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि हमारे कैबिनेट जो है वो कोई भी कानून नहीं बना सकती, वो तो लेजिस्लेटिव बनाएगी। तो उस समय में जब ये एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के पास जाएंगे, तो लेजिस्लेचर में क्या होता है? उस कानून के, उस प्रस्ताव के ऊपर, यानी उस विधेयक यानी बिल के ऊपर क्या होती है? बहस होती है, डिस्कशन होता है, उसके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके ऊपर उसकी कमियों को निकाला जाता है। तो ये प्रोसेस क्या हो रहा है? कोऑर्डिनेशन। अगर कहीं कुछ सरकार के पास कमी है, उस कमी को दूर करने का मौका मिलता है। तो इस तरह से, और कोऑपरेशन, और कोऑपरेशन का मतलब क्या हुआ? सहयोग करना, क्योंकि बिना लेजिस्लेचर के सहयोग के, बिना एग्जीक्यूटिव जब तक लेजिस्लेचर का सहयोग नहीं करेगी और लेजिस्लेचर जब तक सरकार का सहयोग नहीं करेगी, कोई बिल बन ही नहीं सकता, कोई विधेयक पारित ही नहीं हो सकता। तो इसीलिए दोनों का सहयोग और दोनों का समन्वय, ये दोनों हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम की विशेषता हो जाती। तो भारत के विविधतापूर्ण संस्कृति को देखते हुए पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया और
इस विशेषता को भी हमने अपने प्रणाली में यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस में महत्व दिया। लेकिन अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अपनाते तो क्या होता? प्रेसिडेंशियल सिस्टम की खासियत क्या रहती है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑन द बेसिस ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन टू ऑर्गन्स, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। अब देखिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, जैसे यूएसए में प्रचलित है, तो वहां पर जो लेजिस्लेचर है, यानी लेजिस्लेचर क्या है, जैसे यूएसए की बात करें संक्षेप में, तो वहां पर आप देखेंगे कि लेजिस्लेचर में एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट है, और एग्जीक्यूटिव कौन है? तो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति उसके एग्जीक्यूटिव है। मतलब जो कानून बना करके वहां की यानी अमेरिका की जो पार्लियामेंट है यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट जो कानून बनाकर देंगे उसको एग्जीक्यूट करने का काम है प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। और प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का कोई भी कंट्रोल जो है वो वहां का जो लेजिस्लेचर है उस पर नहीं होता। तो लेजिस्लेचर का काम अलग हो गया और एग्जीक्यूटिव का काम अलग हो गया। दोनों अपने अपने अधिकार क्षेत्र में एक दूसरे पर कोई नियंत्रण नहीं रखते हैं, दोनों अपनी अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र होते हैं। और भारत में क्या होता है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें अगर कोई कानून बनाना है, कोई लॉ बनाना है, तो जो एग्जीक्यूटिव है वो लॉ का ढांचा तैयार करेगी, कानून का प्रस्ताव तैयार करेगी, उसे संसद में ले जाएगी और फिर संसद उसे पारित करेगी। तो दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बना रहता है। अमेरिका में डॉक्ट्राइन ये है यानी सिद्धांत ये है कि वहां पर एग्जीक्यूटिव अपना काम करेगी और लेजिस्लेटिव अपना काम करेगी। तो इसीलिए इन्हीं सब कारणों से भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो अपनाया गया। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होता है इसको और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि आप देखिए दिस इज आल्सो नोन एज द वेस्टमिंस्टर मॉडल। कभी कभी आता है ये क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज वेस्टमिंस्टर मॉडल, जैसे छोटे क्वेश्चन होते हैं 2 लाइंस में लिखने वाले, तो वहां पूछ देंगे वेस्टमिंस्टर मॉडल। चूंकि हम लोगों ने यानी भारत में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये ब्रिटिश प्रणाली पर आधारित है, और वेस्टमिंस्टर जो जगह है ये लंदन के पास, और वहां पर ही जो वहां का लंदन का यानी कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो यहीं पर स्थित है, वेस्टमिंस्टर में स्थित है। तो वो जो सिस्टम को अपन ने अपनाया ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को, इसीलिए कई बार कई लोग जो हैं, कई विद्वान हैं, वो बोल देते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। दूसरा, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, उत्तरदायी सरकार। किसके प्रति उत्तरदायी? मतलब हमारी जो सिस्टम है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है उसमें जो सरकार है वो संसद के प्रति उत्तरदायी है, रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। तो इसीलिए क्या नाम हो गया? रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो गया, उत्तरदायी सरकार हो गया। एंड कैबिनेट गवर्नमेंट। कैबिनेट गवर्नमेंट क्यों? क्योंकि सरकार जो है जब बनती है तो कौन होते हैं उसमें? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं? प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ उनके साथ साथ और भी दूसरे मंत्री भी होते हैं, कैबिनेट मंत्री भी होते हैं, राज्य यानी कि स्टेट मिनिस्टर भी होते हैं और डिप्टी मिनिस्टर भी होते हैं। तो जब आप तीनों को एक साथ रखेंगे यानी कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर, तो क्या बन जाएगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन जाएगा। और कैबिनेट, यहां पर जो कैबिनेट शब्द इस्तेमाल हुआ है ये तो एक ऊपरी शब्द है, वैसे तो भारत में जो सिस्टम अपनाया गया है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषदीय प्रणाली है, यानी प्रधानमंत्री पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होंगे, और वो जो पूरा सिस्टम होगा प्रधानमंत्री जिसके प्रमुख होंगे वो शासन चलाने के लिए जिम्मेदार होगा। अब इसमें होता ये है कि जब शासन चलाने की बात आती है तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर यही महत्वपूर्ण हो जाते हैं और यही लोग महत्वपूर्ण निर्णय लेने लग जाते हैं। तो इसीलिए बाकी जो स्टेट मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर की भूमिका है, रोल है, वो कम हो जाती है। तो इसीलिए वो फॉर्म आलोचक जो हैं वो ये बोलने लग जाते हैं कि भारत में जो सिस्टम है ये तो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कुछ ही लोग, प्रधानमंत्री और कैबिनेट के कुछ सदस्य जो हैं पूरी शासन व्यवस्था को चला लेते हैं। तो इस तरह से अलग अलग नाम भी
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को मिल जाता है। तो यहां पर आपको नाम भी पता चल गया। तो अगर कोई क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए कि भाई रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, व्हाट इज वेस्टमिंस्टर मॉडल क्या होता है, व्हाट इज कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, तो आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इस छोटे से टॉपिक से। पार्लियामेंट्री सिस्टम नॉट ओनली इन सेंटर दिस ऑल्सो इन स्टेट्स। तो ये एक सिंपल सी बात है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसको हमने केवल केंद्रीय स्तर पर ही लागू नहीं किया है, ये राज्यों में भी काम करते हैं। जैसे केंद्रीय स्तर पर पार्लियामेंट मतलब क्या हुआ कि राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, यानी कि ये तीनों मिलकर संसद बन जाते हैं। इसी सिस्टम को हमने राज्यों में भी लागू किया। राज्यों में क्या हो गया, तो विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल और साथ में गवर्नर। तो लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गवर्नर। अब देखिए ये एक जैसे सिस्टम हो गया और इसीलिए हम कई बार बोलते भी हैं कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल है, यूनिटरी होने का कारण अलग है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में, पिछली क्लास में आपको बताया भी हुआ है। तो ये चीजों को आप थोड़ा समझने के लिए हमारी पिछले जो वीडियोज हैं उस पर थोड़ा नजर जरूर डालिएगा, क्योंकि ये सभी वीडियो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही साथ एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी होगी कि आप उसे शेयर भी कीजिए। और इस तरह से आप जहां एक तरफ से अपना नॉलेज भी बढ़ा पाएंगे और अपने साथियों तक भी हमारी इन बातों को पहुंचा पाएंगे। तो इसीलिए मैं आप लोगों के सामने, और आप लोगों को मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया है कि आप लगातार हमारे इस चैनल पर अच्छे अच्छे किस्म के नॉलेजफुल आपको वीडियोस मिलते जाएंगे और जो कि आपकी परीक्षा की तैयारी में बेहद मददगार होंगे। तो इसलिए आप थोड़ा इस काम को भी आगे बढ़ाते रहिएगा। मैं आपसे आगे बात करता हूं। देखिए ये जो सिस्टम अब आपने पढ़ लिया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसके साथ साथ अब आप देखिए कि ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, क्योंकि अब ये बातें तो आपकी समझ में आ गई कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। अब जरा इसकी कैरेक्टरिस्टिक पे एक नजर डाल लेते हैं। तो देखिए पहली विशेषता इसमें प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। अब फिर आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा उसमें प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल यानी नाम मात्र का प्रमुख और वास्तविक प्रमुख दोनों ही होंगे। नाम मात्र के प्रमुख कौन होंगे, जैसे कि राष्ट्रपति, और वास्तविक प्रमुख कौन होंगे, जैसे कि प्रधानमंत्री। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये चीज मौजूद होती है, नाम मात्र का और वास्तविक यानी नॉमिनल एंड द रियल एग्जीक्यूटिव। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक मेजॉरिटी पार्टी रूल। अब आपने देखा होगा जो इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के बाद जिस पार्टी को बहुमत मिलता है, मेजॉरिटी मिलती है, या मान लीजिए किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली तो 2, 3, 4 पार्टी मिलके 10, 12 पार्टी मिलके भी मेजॉरिटी जो है वो गेन कर लेते हैं, बहुमत बना लेते हैं। तो लोकसभा में जिस पार्टी को बहुमत रहेगा यानी आधे से ज्यादा, मान लीजिए लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 545 है, 545 है, 545 में 2 जो सीटें हैं वो तो नॉमिनेटेड होती हैं, है ना, वो तो राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। तो इलेक्शन तो 543 सीट के लिए ही होती है, 543 सीटों के लिए। तो 545 का आधा करेंगे, आधे से ज्यादा करेंगे तो लगभग 273 होगा। तो जिस भी पार्टी को या जिस भी गठबंधन को, कोलिशन को लोकसभा में बहुमत होगा वही सरकार बनाएगी। जिनको इससे कम सीटें होंगी वो सरकार नहीं बना पाएंगी। तो क्या मतलब हुआ इसका, मेजॉरिटी पार्टी रूल। फिर आता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या होता है कि देखिए अब
प्रधानमंत्री जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, वो पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो ऊंचे दर्जे के मंत्री होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कैबिनेट। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री, कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इन सब चीजों पर अगर आप नजर डालेंगे तो इन सब की कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मतलब अगर कोई नीति बनता है, कोई निर्णय बनता है, तो कोई मंत्री ये नहीं कह सकता मैं तो इसमें नहीं था, मैंने ये पॉलिसी को सपोर्ट नहीं किया, मैंने ये कानून बनाने में योगदान नहीं दिया। एक बार अगर कोई चीज कैबिनेट ने पास कर दिया तो फिर वो कैबिनेट, वो जो प्रपोजल होगा या वो जो कानून होगा या वो जो नीति होगी वो पूरे कैबिनेट की होगी या पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की होगी। तो इसी को बोलते हैं कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी सबका उत्तरदायित्व होता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। और ये पूरा का पूरा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होगा, लेजिस्लेचर के ऊपर, यानी कि संसद के प्रति उत्तरदायी होगा, पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होगा। और एक कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, मिनिस्टर्स मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। मिनिस्टर जो होंगे वो लेजिस्लेचर के मेंबर होते हैं। देखेंगे आप कि जैसे अभी भी आप केंद्रीय जो मंत्री हैं, जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं, वो मिनिस्टर्स क्या हैं, या तो लोकसभा के मेंबर होंगे, दे आर द मेंबर्स ऑफ लोकसभा और द राज्यसभा। हाँ, मैंने ये बताया था आपको कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई ना तो लोकसभा के मेंबर है और न ही राज्यसभा के मेंबर है, तो वो भी मिनिस्टर बन तो सकते हैं, लेकिन वो केवल 6 महीने तक रह पाएंगे मिनिस्टर। 6 महीने के भीतर ही उन्हें लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनना जरूरी होगा। तो इसीलिए ये भी एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि मिनिस्टर्स विल बी द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। अब इसके और आगे देखते हैं कि एक और महत्वपूर्ण विशेषता, ये देखिए, लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ये केंद्र में, अगर केंद्रीय स्तर पर देखेंगे तो पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लीडर कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर, और राज्य में देखेंगे तो चीफ मिनिस्टर। जो राज्य की सरकार होगी वो दैट विल बी हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर एंड सेंट्रल लेवल द प्राइम मिनिस्टर। तो ये भी एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक में आता है। एंड डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस। लोअर हाउस मतलब क्या हुआ कि केंद्रीय स्तर पर लोकसभा और राज्य स्तर पर विधानसभा। एट सेंट्रल लेवल लोकसभा विल बी डिसॉल्व होगा, यानी विघटित होगा। जैसे कि 5 साल का टाइम दिया हुआ है तो 5 साल में डिसॉल्व होगा या बीच में भी डिसॉल्व हो सकता है, लेकिन राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, यानी अपर हाउस डज नॉट डिसॉल्व एवर। वो स्थायी सदन है, परमानेंट हाउस कहलाता है वो। लेकिन जो लोअर हाउस होता है, चाहे वो केंद्रीय सेंट्रल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो, ये डिसॉल्व होता है। तो ये भी एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। अब इसमें कई बार ये बात उठती है कि जब हमने हमारा जो सिस्टम है, जब हमने ब्रिटिश सिस्टम से लिया है, तो दोनों में अंतर क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिहाइंड इट। तो एक बेसिक डिफरेंस है जो मैं आपको बताता हूं कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री और इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसमें एक बेसिक डिफरेंस है। द इंडियन पार्लियामेंट नॉट सोवरेन लाइक ब्रिटिश पार्लियामेंट। जो भारत की संसद है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह संप्रभु नहीं है, उतना ज्यादा उसके पास पावर नहीं है जैसा कि ब्रिटेन के संसद के पास है। ये एक बेसिक डिफरेंस है ब्रिटिश पार्लियामेंट और इंडियन पार्लियामेंट के बीच। ठीक, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट होती है उन्होंने जो कानून बना दिया, उन्होंने जो लॉ बना दिया, उसको जुडिशियल रिव्यू जैसी कोई व्यवस्था वहां पर नहीं है, वहां पर न्यायिक समीक्षा इतनी शक्तिशाली नहीं है। लेकिन भारत में क्या होता है, अगर पार्लियामेंट ने, इंडियन पार्लियामेंट ने कोई कानून बना भी दिया तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट में है कि नहीं, संविधान के अनुरूप है कि नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट उसका रिव्यू करते हैं। यानी कि जुडिशियल रिव्यू जो है हमारे यहां मौजूद है। तो इसीलिए पार्लियामेंट को अपनी एक सीमा में ही काम करना पड़ता है, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह सोवरेन नहीं है। ये चीज हमको ध्यान रखना है। इंडियन पार्लियामेंट नॉट सोवरेन लाइक ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड इंडिया हैज इलेक्टेड हेड।
जो भारत का जो हेड है यानी इलेक्टेड जो प्रेसिडेंट है वो क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, भले ही वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है ना। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय प्रणाली से राष्ट्रपति का हमारे देश में चुनाव होता है। और ब्रिटेन में क्या होता है, वहां कोई चुनाव नहीं होता, वहां पर जो हेड हैं, वहां के जो प्रमुख हैं, वहां की जो शासन व्यवस्था के प्रमुख हैं, चाहे महारानी हो या महाराजा हो, वो हेरिडिटरी होते हैं। इसीलिए ब्रिटेन जो है वो रिपब्लिक नहीं है, वो जो है गणतंत्र नहीं है, और हमारा देश जो है वो गणतंत्र है, रिपब्लिक है। इंडिया हैज ए इलेक्टेड हेड एंड सो वी आर द रिपब्लिक। इसीलिए भारत क्या है, एक गणतंत्र है, जबकि इंग्लैंड जो है, ब्रिटेन जो है, ये ब्रिटिश हेरिडिटरी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। वहां का जो प्रमुख है वो हेरिडिटरी यानी कि जन्मजात, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी इस तरीके से वहां पर हेड जो है वो बनते हैं, इसीलिए वो रिपब्लिक नहीं है। तो इस तरह से हमें ये जानने का मौका मिल जाता है कि भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम तो है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और साथ ही साथ वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से किस तरह से अलग है। वो हमने जब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एडॉप्ट किया तो हमने अमेरिका का प्रेसिडेंशियल सिस्टम को एडॉप्ट क्यों नहीं किया, ये सब चीज हमको यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पढ़ते हैं वहां पर हमको जानने को मिल जाता है। और इस तरह से द पार्लियामेंट्री सिस्टम वेदर इन इंडिया और ब्रिटेन, role of PM यानी प्राइम मिनिस्टर इज सिग्निफिकेंट, इट इज कॉल्ड प्राइम मिनिस्टीरियल गवर्नमेंट। अब चाहे वो ब्रिटेन हो, अब देखिए अंतर तो हमने बता दिया डिफरेंस, अब अगर इक्वलिटी देखेंगे, सिमिलरिटी देखेंगे तो ये चीज भी ध्यान में रखिए, चाहे वो ब्रिटेन हो या इंडिया हो, जो प्राइम मिनिस्टर का रोल रहता है वो बहुत ज्यादा प्रभावी है। हमने कैरेक्टरिस्टिक में भी आपको बताया था कि भारत में दो प्रमुख होते हैं, नॉमिनल और रियल। तो रियल हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर है, और नॉमिनल कौन है, प्रेसिडेंट है। ऐसे ही इंग्लैंड में भी होता है, ब्रिटेन में भी होता है, वहां पर भी रियल हेड कौन है, वहां के प्राइम मिनिस्टर है, नॉमिनल हेड कौन है, वहां की महारानी है जो कि हेरिडिटरी होती है। तो लेकिन दोनों जगहों पर यानी कि भारत हो या ब्रिटेन हो, प्राइम मिनिस्टर का रोल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो कई बार लोग हमारे देश को ये मान लेते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट है, यानी कि प्रधानमंत्री शासन प्रणाली है। तो ये भी एक नाम जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को मिल जाता है। लेकिन अगर आप संक्षेप में एक लाइन में अगर इसको आप समझें तो ये है कि भारत में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद, कैबिनेट और प्रधानमंत्री, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और ये जो कैबिनेट है, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और ये प्रधानमंत्री हैं, इनकी उत्पत्ति होती है हमारी संसद व्यवस्था से यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम से। और इस तरह से हमारे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव आपस में एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं और इस तरह से इनके बीच एक कोऑर्डिनेशन बना रहता है। तो ये हमारी भारतीय संविधान की एक बड़ी विशेषता हो जाती है। अब हम इसके अगली विशेषता में चलते हैं। अगली विशेषता ये है कि सिंथेसिस ऑफ द पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड द जुडिशियल सुप्रीमेसी। अब ये एक और कैरेक्टरिस्टिक बहुत समझने की जरूरत है, क्योंकि इन सब विशेषताओं को समझ के आप जब जुडिशियरी पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, हाई कोर्ट पढ़ेंगे, वहां पर आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम को आप समझ ही गए हैं। तो अब देखिए क्या है, हमने एक नई चीज डाल दी इसमें कैरेक्टरिस्टिक में, सिंथेसिस यानी कि मिला हुआ, यानी कि जुड़ करके। तो सिंथेसिस ऑफ द पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, यानी कि जो भारतीय संविधान है ये दो चीजों का मिला जुला रूप है। इसमें पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी भी है और साथ ही साथ जुडिशियल सुप्रीमेसी भी है, यानी कि संसदीय संप्रभुता भी है और जो हमारी न्यायिक व्यवस्था की श्रेष्ठता है, इन दोनों को मिला के रखा है। फिर हमको चलना पड़ेगा ब्रिटेन और अमेरिका। ब्रिटेन जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा,
पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी मिलेगी। और अगर आप अमेरिका जाएंगे तो क्या मिलेगा, तो वहां मिलेगा आपको प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी। अमेरिका में जुडिशियल सुप्रीमेसी है, यानी वहां की जो पार्लियामेंट है अगर वहां कानून बना भी देंगे तो वो जो वहां की जो जुडिशियरी है अमेरिका की वो स्टडी करती है। क्यों? क्योंकि वहां पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का बहुत महत्व है ना। वहां पर मैंने आगे आपको बताया है, आगे हम चर्चा करेंगे कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का वहां पर महत्व है। कहां पर? यूएसए में, अमेरिका में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज मोर इंपॉर्टेंट देयर। और उसमें वो देखते हैं कि पार्लियामेंट जो वहां की यूएस पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है, पहली बात तो ये देखते हैं कि भाई प्रोसेस के मुताबिक है कि नहीं। फिर ये देखते हैं कि जो यूएस संविधान की जो मूल भावना है, अब देखिए यही वो वर्ड है जो ड्यू प्रोसेस है उसको इतना महत्वपूर्ण बना देता है। क्योंकि देखिए हमारे देश में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, यानी कि जो प्रोसीजर संविधान के द्वारा तय किया गया है उसका पालन होना जरूरी है। अगर वो पालन नहीं हुआ तो कानून वैलिड नहीं होगा। और जुडिशियल रिव्यू में अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि भाई या जो हमारी जुडिशियरी सिस्टम है उन्होंने ये देखा कि ये कानून जो है ये संविधान के अनुरूप नहीं है, इसमें प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया है, तो वो कानून इनवैलिड हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। लेकिन जब आप यूएसए की बात करेंगे तो वहां पर तो केवल प्रोसीजर ही नहीं देखते, वो प्रोसीजर के साथ साथ वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, मतलब ये है कि जो कानून बनाया गया है वो जनता के हित में कितना कल्याणकारी है, कितना वेलफेयर करने वाला है, संविधान की भावनाओं के कितना आदर करता है, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के को कितना रेस्पेक्ट करता है, यानी कुछ इंटरनल जो फीलिंग है उसके आधार पर भी वो तय कर देते हैं। तो इसीलिए भारत में जब हम बात करेंगे तो हम प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ की बात करते हैं, अमेरिका में जब बात करते हैं तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करते हैं। लेकिन हमारा मकसद यहाँ पर ये समझने का है कि भारत के संविधान में ये दो चीज आपस में कैसे मिली हुई है, यानी पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी भी है और जुडिशियल रिव्यू भी है। तो यहां पर मैंने थोड़ी सी आपको इंट्रोड्यूस कर दिया कि भाई देखिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अमेरिका की विशेषता है, सॉवरेनिटी यानी पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी इंग्लैंड की विशेषता है, ब्रिटेन की विशेषता है। तो भारत में इन दोनों में से हमने क्या अपनाया, इन दोनों में का हमने बीच का रास्ता अपनाया, मिडिल पाथ अपनाया है ना। कैसे? तो देखिए हमने ये किया कि कुछ कानून जो संसद बना सकती है, वैसे कानून बनाने का काम किसका है, केवल संसद का है, पार्लियामेंट ही कानून बना सकती है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सिंथेसिस ऑफ ब्रिटिश प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड यूएस प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी। कैसे? द सुप्रीमेसी कोर्ट ऑन वन हैंड डिक्लेयर पार्लियामेंट्री लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल थ्रू द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। मान लीजिए पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया तो जो हमारी जो जुडिशियरी है अगर उन्हें लगेगा कि ये कानून संविधान के अनुरूप नहीं है, दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो क्या कर सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू। अब ये एक नया शब्द आ गया कि न्यायिक समीक्षा के द्वारा, जुडिशियल रिव्यू के द्वारा उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर कौन सुप्रीम हो गया, यहां पर सुप्रीम हो गया लॉ, यहां पर सुप्रीम हो गया जुडिशियल सुप्रीमेसी हो गई यहां पे। कैसे? जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से। लेकिन मूल भावना क्या रहेगी, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो आजकल तो जुडिशियल रिव्यू इतना बढ़ गया है, न्यायिक समीक्षा इतनी बढ़ गई है, जैसे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बना था एनजेएसी, जिसमें जजेज वगैरह की नियुक्ति का प्रावधान था। इसको क्या किया, जब ये सुप्रीम कोर्ट में गया तो उन्होंने स्टडी की और बोला कि भाई ये संसद ने, पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है ये कानून जो है संविधान के अनुरूप नहीं है, उसको जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से उसको खारिज कर दिया गया। तो कई बार ऐसा होता है कि संसद ने कोई कानून बनाया और अगर वो कानून
कानून या तो अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर नहीं हो, यानी कि जो हमारे यहाँ जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ नहीं, अगर नहीं है तो उस कारण से उसको खारिज कर देते हैं। लेकिन आजकल तो कई बार जुडिशियरी ये भी देख लेती है, ये भी महसूस करती है कि अगर वो बिल्कुल जनता के हित में नहीं है, या ऐसा महसूस होता है कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के अनुरूप नहीं है, संविधान के मूल ढांचे के अनुरूप नहीं है, तो भी जुडिशियल रिव्यू में उसको जो है खारिज कर देते। तो यहां पर यह साबित हो जाता है कि भले ही हमने प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को अडॉप्ट किया है, आर्टिकल 21 में भी ये चीज जिक्र किया गया है फंडामेंटल राइट में, है ना। फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21 आप देखेंगे पढ़ के, तो वहां पर ये चीज आपको मिलेगा, वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का ही एक एग्जांपल है। तो यहां पर हम बात ये कह रहे हैं कि जब हमारी पार्लियामेंट कोई कानून बना लेती है और वो कानून को लेकर के अगर जुडिशियरी में एक बात आती है और जुडिशियरी को ये लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप नहीं है, ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर मूल ढांचे के अनुरूप नहीं है, तो उसे भी कैंसिल किया जा सकता है, इलीगल डिक्लेयर किया जाता है। यह साबित करता है कि हमारे संविधान में जुडिशियल सुप्रीमेसी भी मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ द पार्लियामेंट ऑन द अदर हैंड कैन amend major portion of the constitution through its constitutional power। अब जैसे मान लीजिए जीएसटी का प्रावधान लाना था, जीएसटी का प्रोविजन करना था, तो कैसे पारित हो गया? वो तो भाई वो भी, उसको भी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता था, लेकिन जरूरत नहीं है। उससे क्या संविधान के मूल ढांचे को क्या नुकसान हुआ? कोई नुकसान नहीं हुआ। पंचायती राज व्यवस्था को, यानी कि जो पंचायतों को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया, और उससे क्या नुकसान हुआ? कोई मूल ढांचे को कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि ग्रामीण जो लोग थे, रूरल पीपुल थे, उन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिल गया, उनको पंचायतों को संवैधानिक अधिकार मिल गया। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट था, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिल गया। तो जहां पर संविधान की मूल भावना को ठेस न पहुंचता हो, बेसिक स्ट्रक्चर को कोई नुकसान न पहुंचता हो, पार्लियामेंट कानून बना सकती है, और वो कानून जो होगा वो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को दिखाता है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों चीजों को मिला के देखिए, तो जब दोनों चीजों को देखेंगे कि जरूरत पड़ने पर भारतीय संविधान जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से जुडिशियल सुप्रीमेसी को भी एस्टैब्लिश करता है, लेकिन सामान्य परिस्थिति में जब पार्लियामेंट एक सामान्य कानून बनाती है, लोगों के हितों में कानून बनाती है, संविधान के अनुरूप अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन कानून बनाती है, तो जुडिशियरी उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि इससे लोगों के हितों और उनके वेलफेयर में वृद्धि हो रही है, ग्रोथ हो रहा है। तो दोनों चीजों का मिला जुला रूप हमारे संविधान में मौजूद है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा जो संविधान है, दिस इज द सिंथेसिस ऑफ द पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड द जुडिशियल सुप्रीमेसी। मैं समझता हूं आपको ये कैरेक्टरिस्टिक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं एक बार आपको रिपीट कर दूं, अगर आपको लगा होगा कि यार थोड़ा सा और एक्सप्लेन हो जाता तो मजा आ जाता, तो देखिए मैं आपको बता देता हूं। ये सिंथेसिस इसलिए है क्योंकि भारत के संविधान में जहां पर अमेरिका का जुडिशियल सुप्रीमेसी को भी ध्यान में रखा गया, वहीं पर ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को भी ध्यान में रखा गया। न तो हमने ब्रिटेन की तरह पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को अपनाया, न ही अमेरिका की तरह हमने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अपनाया। हमने ये किया कि हमने दोनों चीजों को महत्व दिया। जहां पर हमें ये लगा कि संसद संविधान के मूल ढांचे को उल्लंघन कर सकती है, संविधान की मूल भावना को उल्लंघन कर सकती है जहां पर पार्लियामेंट, वहां पर हमने जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से हमने जो है हमारी जुडिशियरी को ताकतवर बना दिया, और इस तरीके से संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी उन्हें दे दी। दूसरी तरफ जो जनता के हित और कल्याण से संबंधित कानून हैं, जो ऐसे प्रावधान जो संविधान के अनुरूप है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पर हमने पार्लियामेंट को मजबूत बना दिया, उन्हें ताकतवर बना दिया। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में ये दोनों ही व्यवस्था आ गई। तो यहां पर एक तो देखिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का आपको कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया, और दूसरा प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ की भी जानकारी मिल गई, क्योंकि ये चीजें भी आपको भविष्य में जब आप तैयारी करेंगे, मजबूत तैयारी करेंगे, तो आपको जरूरत पड़ेगी। दूसरी तरफ जो हमने ये पहले जो एक कैरेक्टरिस्टिक बताई थी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसके माध्यम से भी हमने आपको ये बताने का प्रयास किया कि हमने
ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही ज्यादा महत्व दिया और अमेरिका के प्रेसिडेंशियल सिस्टम को हमने नहीं अपनाया। लेकिन एक अंतर भी रखा हमने। क्या अंतर रखा? ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया जरूर, लेकिन जो हेड हैं, जो प्रमुख हैं, उस प्रमुख को हमने क्या किया? वो प्रमुख को इलेक्टेड बनाया। हेड ऑफ द स्टेट को हमने क्या बनाया? इलेक्टेड। उनको चुनते हैं, यानी प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। जबकि ब्रिटेन में ये इलेक्शन जो है, हेड का इलेक्शन नहीं होता है, वो हेरिडिटरी होता है। तो देखिए डिफरेंस भी आ गया और सिमिलरिटी भी हो गई। दूसरी तरफ हमारे पास जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसकी जब आप कैरेक्टरिस्टिक पर नजर डालेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर है। हमारी जो एग्जीक्यूटिव है, यानी प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट, ये किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है? पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं। और इस तरह से जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होता है, एक उत्तरदायी सरकार होती है, वो संसद में से निकल के आया और जनता के वेलफेयर में काम करने के लिए उन्हें प्रेरित किया। तो संविधान जो है बहुत ही सोच समझ करके व्यवस्थित तरीके से बनाया गया है। और यही कारण है कि जब भी कोई विवाद होता है एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट के बीच, जब भी कोई विवाद होता है पार्लियामेंट और जुडिशियरी के बीच, तो हम संविधान में से ही हल निकाल पाते हैं। संविधान में से ही हमको उसका सॉल्यूशन भी मिल पाता है। यही कैरेक्टरिस्टिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, और यही कारण है कि भारतीय संविधान विश्व के बड़े संविधानों में, विश्व के महान संविधानों में से एक संविधान है। धन्यवाद।